सुंदरदास सोनी नाम की नासिक के अंदर एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी की दुकान हुआ करती थी। तकरीबन 70 साल से वह दुकान वहां पर थी। सुंदरदास सोनी, फिर उसका बेटा मनोहर सोनी और फिर उसका पोता प्रदीप सोनी ने उस दुकान को आज भी संभाले हुआ था। प्रदीप सोनी उस वक्त तकरीबन 52 साल के थे। उनकी ज्वेलरी की शॉप नासिक के अंदर काफी फेमस थी और इसकी वजह यह थी कि वह काफी पुराने होने के साथ साथ ही लोगों का सोनी परिवार के प्रति काफी भरोसा भी था और परिवार की इस तीसरी पीढ़ी ने भी उस भरोसे को कायम रखा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में वह ज्वेलरी शॉप अब बिल्कुल ही बंद हो चुकी है और उसकी वजह थी एक गहना। यह बात साल 2019 की थी। प्रदीप सोनी ऐसे ही दुकान पर बैठा हुआ था। उस दिन अमावस्या थी तो ग्राहक भी ना के बराबर ही थे, इसलिए प्रदीप भी ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। तभी 3 लोग दुकान के अंदर आते हैं। तीनों भारी भरकम शरीर वाले, हट्टे खट्टे लग रहे थे। फूला हुआ गोल सा उनका मुंह था, गहरी मूछे, हल्की दाढ़ी, सिर पर सफेद रुमाल लपेटे हुए थे। उन्होंने बताया कि वह भेड़ चराने वाले लोग हैं और उन्हें एक गहना बेचना है जो कि उनका पुश्तैनी है। उन्होंने प्रदीप को वह गहना दिखाया। वह वाकई में ही काफी पुराना और इस तरह से नकाशा गया था कि आज के जमाने में शायद ही कोई उसको बना सके। खूबसूरती को देखकर प्रदीप का मन बहल गया। उस गहने को देखते हुए प्रदीप को यह भी शक हुआ कि कहीं ये लोग चोरी करके तो नहीं लेकर आए। लेकिन प्रदीप ने उनसे अच्छे से जांच पड़ताल की और गहना खरीदने के लिए जो भी उसके मन में शक था वो उसने दूर कर लिया। गहना कई जगह से उखड़ा हुआ था, कुछ जगह पर सोना पिघला हुआ था। प्रदीप का उन लोगों की बताई बात पर भरोसा नहीं था कि उनका पुश्तैनी गहना है, क्योंकि वह गहना किसी बड़े घराने का लग रहा था। इसलिए उसने फिर से सख्ती से पूछा कि आपको यह गहना कहां से मिला है। तब तीनों ने बता ही दिया। उन्होंने कहा उन्हें भेड़ चराते वक्त नदी के किनारे मिला था। प्रदीप को वह गहना काफी पसंद आ चुका था और वह उसे रखना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। उसने गहने के वजन और उसकी हालत देखकर उसकी कीमत बताई, जो तकरीबन 90,000 के बराबर थी, यानी कि 90,000 ही थी। उन लोगों ने कुछ देर एक दूसरे के साथ फुसफुसाकर बात की और फिर वह गहना बेचने के लिए राजी हो गए। उसके बाद प्रदीप ने उन्हें पैसे दे दिए और फिर गहने को रख लिया। प्रदीप का घर दुकान से काफी दूरी पर था। उसका घर 3 मंजिला इमारत का था, जिसके तीसरे माले पर गहनों की कारीगरी का काम चलता था। रात को दुकान बंद होने के बाद प्रदीप उस गहने को अपने घर ले गया ताकि वह उसकी अच्छे से साफ सफाई कर सके और जो भी खराबी थी उसे ठीक कर सके। प्रदीप के घर पर उसकी पत्नी, उसकी 24 साल की बड़ी बेटी और 20 साल का बेटा था। उसकी मां, ऐसे उनका 5 लोगों का पूरा परिवार था। घर आने पर उसने वह गहना कारीगर को दे दिया और उसे कहा कि इसे अच्छे से साफ करके जो भी जोड़ निकल गए थे उन्हें फिर से जोड़ दे। उसके बाद सोनी परिवार साथ में खाना खाने बैठ गए। कुछ समय बीता ही था कि अचानक ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई। प्रदीप और उसके घर के सारे लोग ऊपर की ओर दौड़े और देखा कि ऊपर जो कारीगर काम कर रहा था उसके हाथ पर तेजाब गिर गया था। उस गहने को धोने के चक्कर में तेजाब उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसके हाथ की चमड़ी बहुत बुरी तरह से जल गई थी। प्रदीप के बेटे विनोद ने झट से उसके हाथ पर पानी डाला और फिर नीचे जाकर क्रीम ले आया और उसके जख्मों पर उसने लगानी शुरू कर दी। जख्म ज्यादा गहरा था, इसलिए वह उस कारीगर को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। जब सब लोग नीचे चले गए
तब प्रदीप ने देखा कि वह गहना वहीं पड़ा हुआ था। अब तो कारीगर जख्मी हो चुका था, तो अब वह उसकी साफ सफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस गहने को तिजोरी के अंदर रख दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कारीगर को लगी चोट काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए वह काम पर नहीं आ रहा था और वह गहना वैसा ही तिजोरी के अंदर पड़ा हुआ था। एक दिन अचानक रात के तकरीबन 12:30 बजे प्रदीप की नींद खुल गई। उसे किसी तरह के जलने की बदबू आने लगी। कहीं घर में तो आग नहीं लगी? ये सोचते हुए वह झट से उठ खड़ा हुआ और फिर तेजी से किचन की ओर गया। लेकिन किचन में सब कुछ सही सलामत था और बदबू भी किचन से नहीं आ रही थी। तब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बदबू ऊपर के कमरे से आ रही थी। ऊपर के कमरे में कारीगर का काफी ऊपर के कमरे में कारीगरी का काफी ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जैसे कि गैस, कटर, तेजाब की बोतलें, कोयला, उसके ओछ खाली डिब्बे। इसलिए प्रदीप दौड़ता हुआ ऊपर के कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त जलने की बदबू काफी तेज हो गई थी। उसका शक उसे सच होता नजर आ रहा था, हालांकि वहां किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं था। वह दौड़ता हुआ कमरे के पास गया और दरवाजा खोला। लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कहीं पर भी आग नहीं लगी थी। हैरानी वाली बात थी, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। सब कुछ जैसे का वैसा था। लेकिन लेकिन बदबू तो कमरे से ही आ रही थी और इस बार सिर्फ जलने की नहीं, बल्कि खराब दुर्गंध भी आ रही थी। जैसे कोई जानवर मर जाता है, उसके बाद वो उसका शरीर सड़ता है तो गंदी सी अजीब सी स्मेल आती है, उस तरह की। कारीगर नहीं होने की वजह से ऊपर का कमरा बंद ही था, तो कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया। ये सोचते हुए प्रदीप ने यहां वहां काफी ढूंढा। उस बदबू का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला। आधी रात का समय था और ऐसे में सामान यहां से वहां सरकने से आवाज हो रही थी। घर वाले जाग जाएंगे, इसलिए उसने बदबू ढूंढने का काम सुबह के लिए छोड़ दिया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन भी कारीगर नहीं आया, इसलिए प्रदीप अपने बेटे विनोद को लेकर ऊपर के कमरे में गया। सड़न जैसी बदबू अभी भी आ रही थी, इसलिए उन दोनों ने बदबू का पता लगाने की कोशिश की। वह वहां बड़ा सामान यहां से वहां सरकाने लगे, जिसमें भारी भरकम तिजोरी और अलमारियां भी थी। उन्होंने लगभग हर कोना, हर दीवार देख ली, लेकिन बदबू कहां से आ रही थी ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा कमरा तलाशने के बाद भी बदबू की वजह साफ नहीं हुई, तो हार कर उन्होंने सारी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह रखने का काम शुरू कर दिया। और वह उन सारी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह रख रहे थे कि तभी अचानक वह भारी तिजोरी विनोद के पैर पर गिर गई, जिससे उसके पैर का जो पंजा था वो दब गया। विनोद काफी जोर से चिल्लाया, जिसे सुन प्रदीप हड़बड़ा गया। उसने तेजी से आगे आते हुए उस तिजोरी को ऐसे जैसे करके हटाया। उस लोहे की भारी तिजोरी के वजन से विनोद के पैर का कंचुमर निकल गया था। लहू लुहान हो चुका था पूरा पैर। प्रदीप ने बिना देरी किए अपने बेटे को उठाया और हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। विनोद के पंजे की हड्डियां चटक गई थी और उसे प्लास्टर लगाया गया था। उस हादसे के बाद प्रदीप की मां और उसकी बीवी ने उसे काफी कुछ सुनाया और दुकान से जुड़े काम बच्चों से ना करवाए, ये भी कह दिया। पहले कारीगर, बाद में उसका बेटा विनोद के घर में कुछ ही दिनों के अंदर ये दो हादसे हो चुके थे। दुकानों के काम करते हुए छोटे मोटे हादसे तो कई बार हुए थे और ऐसे छोटे मोटे हादसों के बारे में वह जानता भी था, लेकिन ये दोनों हादसे बिल्कुल ही अजीब और एकदम दुर्घटना वाले थे, जो छोटे नहीं थे। अब दुकान में मदद के लिए कोई कारीगर की जख्म अभी भी भरे नहीं थे और बेटे को तो दुकान के कोई भी काम बोलने से प्रदीप की मां ने
बिल्कुल ही मना कर दिया था। और वैसे भी अब उसकी भी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और उस बदबू का अभी तक पता नहीं चल पाया था। अचानक रात को आने लगती एक तेज सड़न जैसी, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो। उस रात भी फिर से वही बदबू आने लगी, जिससे प्रदीप की नींद खुल गई। इस बार वह बदबू काफी ज्यादा तेज और वो सहन नहीं हो पा रही थी। इतनी तेज बदबू थी, इसलिए प्रदीप अपने कमरे से बाहर आ गया। तभी उसे ऐसे लगा जैसे ऊपर के कमरे में कोई चल रहा हो। कारीगर अपने घर पर था। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी। पत्नी भी कमरे में सो रही थी। उसकी बेटी उसके साथ थी और माँ तो ऊपर जाएगी ही नहीं, तो आखिर ऊपर कौन होगा। वह इस बारे में सोचने लगा। चोर आने की संभावना तो बिल्कुल ही कम थी, क्योंकि घर काफी सुरक्षित था। लेकिन चोर आ नहीं सकता ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उस घर के अंदर रखे एक लकड़ी के डंडे को उठाया और धीरे धीरे से चढ़ता हुआ कमरे की ओर चलने लगा। सीढ़ियों से उसे पायलों की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत वहां हो। अब कोई औरत तो चोरी करने नहीं आ सकती, तो फिर ऊपर कौन हो सकता है। ये सोचते सोचते वह ऊपर तक आ गया। वो सामने का नजारा देख उसकी जान सूख गई। तीसरी मंजिल के गलियारे में हल्की रोशनी वाला लाइट जो बल्ब था वो जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने एक पुराने दौर की महंगी गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो कई जगह से जली हुई थी, जिससे उसके शरीर के अंग दिख रहे थे। उस औरत ने अपने सिर पर पल्लू ले रखा था और वह धीरे धीरे चलते हुए लाइट के नीचे आ गई, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। उस औरत का पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरे की त्वचा इस कदर जली हुई थी कि उसे देख पाना भी दर्दनाक था। एक आंख सही सलामत थी, तो दूसरी आंख की पुतली फट चुकी थी और वहां से निकला खून सूख चुका था। शरीर की जली हुई चमड़ी कई जगह से निकल रही थी। कई जगह पर तो साड़ी और चमड़ी एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे और उसके शरीर से सड़े मांस जैसी तेज दुर्गंध आ रही थी। ये वाकई में खौफनाक नजारा था। दीप का तो पूरा शरीर ही मानो जैसे सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उन कपाते हुए हाथों से वह डंडा कब छूट गया उसे समझ ही नहीं आया। वह औरत धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ने लगी और प्रदीप भी डर के मारे पीछे की ओर सरकने लगा। उसे उस औरत के गले में एक चीज दिखाई दी और फिर वह उस औरत की वहां होने की वजह समझ गया। उस औरत के गले में वही पुराना गहना था जिसे वह कुछ दिनों पहले लाया था। प्रदीप को बिना जांच पड़ताल किए गहना खरीदने की गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। अब तो उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा और वहां से उतरने लगा कि तभी उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा, जिसे वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। वह इतनी जोर से गिरा था कि उसका सर फट गया था, हाथ मुड़ चुका था और कमर तो टेढ़ी हो चुकी थी। वह दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी बात सुन घर के सारे सदस्य बाहर आ गए। दीप दर्द से कराह रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह सह भी नहीं पा रहा था। ये देख उसके परिवार ने झट से पड़ोसियों को बुलाया और फिर उनकी मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हॉस्पिटल में जाने से पहले ही प्रदीप बेहोश हो गया था। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को बुलाया और उस रात घटी सारी बातें बताई।
उसने अपनी फैमिली को बोल दिया कि वह अब उस घर में ना रहे। उसने उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने को कहा। प्रदीप की फैमिली को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि नींद में होने की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन प्रदीप की जिद की वजह से वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। प्रदीप को ठीक होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए थे और तब तक वह घर पूरी तरह से बंद था। जब प्रदीप चलने फिरने के काबिल हो गया तो वह कुछ लोगों को लेकर अपने घर पहुंचा। घर का दरवाजा खोलते ही एकदम से वही सड़न, वही गंदी दुर्गंध बदबू आने लगी। वह बदबू अब पूरे घर में फैल चुकी थी। प्रदीप की फिर से ऊपर जाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बाकी लोगों को ऊपर के कमरे की ओर ले गया, क्योंकि उसे वह गहना अपने घर से निकलवाना था। कमरे में पहुंचने के बाद तिजोरी खोली, फिर उस गहने को निकाल लिया गया। उसके बाद उस गहने को दुकान में लाया और किसी पहचान वाले व्यक्ति को उसने वह गहना सस्ते दाम में बेच दिया। उसने उसके साथ घटी घटना को अपनी फैमिली के अलावा किसी को नहीं बताया था। जिसे गहना बेचा उसे भी नहीं। उसके कुछ दिनों बाद प्रदीप और उसकी फैमिली फिर से अपने पुराने घर लौट आई, लेकिन गहना बेचे जाने के बाद भी वहां कुछ भी नहीं बदला था। वहां सब कुछ वैसा ही था, वैसे ही सड़न बदबू आ रही थी और रात को ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज। और अब तो उस गहने का प्रभाव उसकी दुकान पर भी दिखने लगा। आए दिन दुकान में कुछ ना कुछ हादसे होने लगे, बदबू आने लगी थी। उसके बाद उन्होंने कई बार घर और दुकान के अंदर शुद्धिकरण भी करवाया, हवन करवाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस गहने के प्रभाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। और एक दिन अचानक खबर आई कि प्रदीप ने जिस व्यक्ति को वह गहना बेचा था, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वह आदमी मारा गया। उस आदमी की मौत इसी शापित गहने की वजह से हुई थी। ये बात ना जाने कैसे लोगों को मालूम हो गई। लोग उस आदमी की मौत का जिम्मेदार प्रदीप को मानने लगे। एक बार तो उस आदमी के परिवार वालों ने प्रदीप के दुकान के अंदर आकर उसके साथ मारपीट भी की। इन घटनाओं के बाद सोनी परिवार की काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी और बदनामी की वजह से प्रदीप ने शहर ही छोड़ दिया। जिस तरह से शापित गहना बेचकर उसने एक आदमी की जान ले ली थी, वैसी गलती अब दोबारा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर और दुकान को किसी को नहीं बेचा। वह आज भी वैसे ही बंद पड़ी हुई है। इस घटना के 2-3 साल बाद प्रदीप फिर एक बार अपने पुराने घर आया था, लेकिन वहां तब भी वही बदबू मौजूद थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा थी। उस शापित गहने के बारे में सबको मालूम पड़ चुका था, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वह गहना अब कहां पर है, क्योंकि आखिरी बार जिस व्यक्ति के पास वह गहना था, उस आदमी की तो मौत हो चुकी थी और उसके घर वालों को भी वह गहना कभी नहीं मिला। वह गहना किसका था? वह औरत कौन थी? उसके साथ क्या हुआ था? और जो आदमी उस गहने को बेचने आए थे, वो असल में कौन थे? क्या उनका उस गहने के साथ कोई संबंध था? और वह गहना अब कहां है? इन सवालों के जवाब प्रदीप को आज तक नहीं मिले हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे गहने की जो शापित था। एक हंसता खेलता परिवार, एक अच्छी चलती दुकान
किस तरह से एक शापित कहने की वजह से बर्बाद हो गई। प्रदीप आज क्या कर रहा है इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अगर उस घर की कुछ पिक्चर्स वगैरह मुझे मिलती है तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। देखते रहिए और सुनते रहिए अनबिलीवेबल ट्रूथ, ऐसी घटना और ऐसी सच्चाई जो हमेशा से आपसे छुपी रही है, लेकिन उसके राज हम खोलेंगे अपने चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। इससे दोस्तों आपका कुछ नहीं जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।